जय दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9th का एनसीईआरटी बुक अध्याय 5। कक्षा 9th का एनसीईआरटी अध्याय 5। इससे पहले 4 क्लासेज में आप है ना, बाकी इससे पहले के 4 एक्सरसाइज आप देख चुके होंगे। और कल वीडियो नहीं गया था, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। घर चले गए थे, घर पे पॉसिबल नहीं था बना पाना। तो आइए आज हम है ना कक्षा 9th का एक्सरसाइज 5 हम लोग है ना लेके आए हैं, तो मिलकर पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा कि क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग प्रकार के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। विश्व के कितने 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। कितने तरह के पौधे पाए जाते हैं? 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। विश्व में टोटल जो भी फूल के पौधा है उसका 6% भारत में है, 15,000। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि पर्ण, बिना फूल वाला पौधा, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे व समुद्री पानी में पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। देखिए, कह रहा है क्या आप जानते हैं? वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। जो भारतीय है मूल रूप से उसे देशज कहेंगे, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, विदेशज पौधे कहलाते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी पौधे में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत के विषयों में बतलाता है। वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। कौन कौन सा कारण है? एक तो देखिए धरातल में भी देखिए है ना, भूभाग है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वरूप का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रम मिलता है। मृदा, दूसरा टॉपिक है मृदा। विभिन्न स्थलों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल के बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु, तापमान इसी के अंतर्गत है ना, जलवायु के अंतर्गत तापमान है। कह रहा है कि वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। ये देखिए कुछ कॉलम्स हैं, इसमें बताया गया है कि वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। वनस्पति खंड
उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन। उष्ण वनस्पति खंड वाले में देखिए औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। जनवरी में औसत तापमान क्या होगा, तो जनवरी के महीने में थोड़े कम जाएंगे, 18 से अधिक, है ना। कोई भी पाला नहीं जाता, कोई पाला नहीं। उपोष्ण औसत इसकी तापमान होती है 17 से 24 के बीच में सेल्सियस में। जनवरी में औसत तापमान की अगर बात की जाए तो 10 से 18 सेल्सियस। पाला कभी नहीं, पाला इसमें कभी नहीं पड़ता। कह रहा है कि शीतोष्ण में 7 से लेकर 17 तक होता है इसका एवरेज। जनवरी के महीने में -1 से लेकर -10 तक हो जाते हैं, कभी पाला कभी बर्फ़ है। अल्पाइन में क्या है, 7 से कम होंगे एवरेज में, और -1 इसका जनवरी में होता है, और यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेंगे आपको। सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल की ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या है, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर सारी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। आगे क्या है, वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे घटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। फाइंड आउट क्या है करना, पश्चिमी घाट की वनस्पति ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन नवीकरण योग्य संसाधन है, पूछते हैं एग्जाम में, क्या है ना, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, तो वन क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है, और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धाराएं नियंत्रित करते हैं। क्या क्या, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणी को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहे हैं। परियोजना कार्य, अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भागों तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति हैं, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। परियोजना कार्य में क्या है, चित्र 5.1 आगे है, में दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ले चलेंगे अभी आपको फिगर पे 5.1 में। किस केंद्रशासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और सबसे कम है और ऐसा क्यों है। ये देख लीजिए आप लोग, है ना, फिगर 5.1 इसी का स्टडी करके आपको इसका आंसर देना है। वनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। कह रहा कि
हाँ, क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2001, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 21.05% है। पारिस्थितिकी तंत्र, पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है? मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय होता है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। आगे यहाँ चित्र में दिया हुआ है 5.3 में। निम्न प्रकार की है ना प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। उन वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ी व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं है, अतः यह वन साल भर हरे भरे होते हैं। कह रहा है कि वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं आता है, यह वन साल भर हरे भरे होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवरों में क्या है? हाथी, बंदर, लैमूर एवं हिरन है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाली जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन
उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां से 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन और रवैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सूअर, हिरन और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। मुख्यतः गुजरात, उत्तर पश्चिमी मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। आकाशिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे बाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ताप की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जैसे कि चीड़, उसी को पाइन कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले जाती है। सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियां द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ऊंचाई बढ़ने वाले भागों में मॉस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामिर्ग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ
आइवैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ियां प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल व कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। वन्य प्राणी, इससे पहले औषधीय पादप है, इस पर थोड़ा एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। औषधीय पादप, भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। प्राचीन समय से ही मसाले और जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। जैसे क्या है? सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। सर्पगंधा। जामुन, पके हुए फल में सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक हैं। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में इसका उपयोग होता है। तुलसी पादप का। कचनार, फोड़ा जो कि अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन कौन से औषधि के लिए प्रयोग होते हैं, उसे उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा है विनाश रोका जा सकता है? वन्य प्राणी, वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं।
जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडा। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँटे रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौंसीधा, छोटा मिर्ग जिसको गैजल भी कहते हैं, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी हैं। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले वैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारल, नील भेड़ इसी को कहते हैं भारल को, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। प्रवासी पक्षी देखिए क्या है। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रन है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ की ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक दृश्य है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं। यानी खाने योग्य भूमि। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के निचय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाली पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। फलों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई,
कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, 4 क्या है सुंदरवन, नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र है। गणना विश्व के जीव मंडल में निश्चय में की गई है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 89 नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी अभयारण्य, अभयवन व कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। 14 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र है। कौन कौन है? तो सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, शिमलीपाल, दिहांग दिवांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक। तो साथियों, ये आपका अध्याय 5 आज समाप्त हुआ। देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। थैंक यू।